मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा हमने शायद पढ़ी थी। और जब अनंत पर वस्तु होते हैं तो इनसे किस प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं, ये बातें हम आज पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या थी बच्चों? गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका एक पृष्ठ वक्र हो, गोल हो, और दूसरी तरफ उसके पॉलिश की गई हो। पॉलिश जो है इनके लगभग चांदी की करते हैं। तो एक तरफ पॉलिश किया हो, एक सतह गोलीय हो, ऐसे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब ये किस प्रकार के होते हैं, इनकी शेप हमने पढ़ी थी। ये गोलीय दर्पण है, इसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी है, उभरे हुए भाग के ऊपर पॉलिश कर दी गई है, और जो अंदर दसा हुआ वाला भाग है ये चमकीला है, यानी परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो इस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब इससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं? तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो इससे प्रतिबिंब इस प्रकार के बनते हैं। एक रेखा हम एकदम बीचों बीच ले लेते हैं, जहां दर्पण का ध्रुव P होता है, ये मुख्य अक्ष हुआ। अब इसके पैरेलल प्रकाश की किरणें आती है। ये प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है। वस्तु अनंत पर हो सकती है, जिसकी कोई मतलब प्रकाश के अंदर या फोकस दूरी या प्रकाश के अंदर से परे या दुगुनी फोकस दूरी कोई माप नहीं है, अनंत पर रखी हुई है। तो देखिए, इससे दर्पण का एक भाग जो है वो अंदर दसा हुआ जो भाग है वो प्रकाश की किरणों को एक जगह करेगा, यानी अभिसारित करेगा। किस प्रकार से करेगा? हमने ये परिभाषा में पढ़ा था कि फोकस बिंदु क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे इस दर्पण में वास्तव में मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस जगह को मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए ये कहां पर मिलती है, इसका एक नियम है, जो किरण मुख्य अक्ष के सापेक्ष आती है वो वापस मुख्य अक्ष से ही होती हुई पुनः लौट जाती है। लेकिन अन्य जगह पर टकराने वाली किरणें हैं वो अभिसारित होकर यानी अंदर की तरफ आकर और मुख्य फोकस से गुजरती है। तो इसका लगभग मुख्य फोकस से देख लेते हैं अपन। प्रकाश की किरणें इस जगह से होकर गुजर रही है, तो ये इसका मुख्य फोकस F हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? अभिसारित कर रहा है, यानी एक जगह कर रहा है। तो अभिसारित करने के कारण इसका दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र कर रहा है। तो ये तो हुई अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की विशेषता। जब वस्तु अनंत पर होती है तो बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है और अत्यंत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। अभी हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण को हम इस तरह से बनाएंगे, इसके अंदर दसे हुए भाग पर हम पॉलिश करेंगे और बाहर वाला जो भाग है ये परावर्तक का काम करेगा। ये दर्पण का ध्रुव P है, ये मुख्य अक्ष हुआ। मुख्य अक्ष के पैरेलल प्रकाश की किरणें आ रही है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें वो मुख्य अक्ष के सापेक्ष आ रही है। तो जो ध्रुव पर आती है वो वापस उसी दिशा में लौट के आ जाती है। अन्य जगह पर जाने वाली किरणों में क्या होगा? देखो, इसका ये पृष्ठ वक्र है, परावर्तक भाग है वो गोल है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो निश्चित रूप से प्रकाश की किरणों को फैलाएगा बाहर की तरफ। तो हम इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाता हुआ इस तरह से मानेंगे। तो होता क्या है, ये सारी किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है और इसी सिधाई में हम इनको इस तरह से परावर्तक कर देते हैं। ये इसी दिशा में लौटता है पुनः। तो देखो, ये जो दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, तो सामने तो इकट्ठा होंगी नहीं, यहाँ पर तो इसका फोकस बिंदु आएगा नहीं, जबकि इसमें आया था।
क्योंकि ये इकट्ठी कर रहा है, ये फैला रहा है, तो हम पीछे इनको बढ़ाते हैं, तो पीछे ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस ऐप कहते हैं। तो इसमें पीछे की तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है। तो ये दर्पण कौन सा हुआ, ये किरणों को फैला रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण। अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अपसारी या उत्तल दर्पण। और ऊपर वाला कौन सा हुआ बच्चों, ऊपर वाला प्रकाश की किरणों को एक जगह कर रहा है, इसलिए ये हुआ अभिसारी या अवतल। तो कई बार इन नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। अपसारी का अर्थ होता है फैलाना और अभिसारी का अर्थ होता है एक जगह करना। अब ये फैलने वाली, एक जगह होने वाली जो बातें हैं, इन्हें समझने के लिए थोड़ा सा आप एक किरणों का जो आरेख है या किरणों के परावर्तित होने का जो नियम है, थोड़ा सा अपना वो बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से जो किरणें हैं वो फैलती है, किस प्रकार से बिना मुड़ी सीधी निकलती है, कहाँ से मुड़कर ये फोकस बिंदु पर इकट्ठा होती है। तो जैसे हम बात करें, ये उत्तल दर्पण हुआ, सॉरी अवतल दर्पण हुआ, बाहर की तरफ मैं पॉलिश कर रहा हूँ। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये दर्पण का ध्रुव बी हुआ। तो देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रकाश की किरणें जाती है, टकराती है, तो वो वापस उसी दिशा में लौट आती है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। इसके बाद यहाँ पर चलो इसका फोकस बिंदु है एफ, यहाँ पर दुगुना फोकस या सी जिसको बोलते हैं, या दुगुना 2f जिसको हम बोल सकते हैं, ये यहाँ पर है। तो होता ये है बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण इसके इस तरह से टकराएगी तो ये फोकस बिंदु से होती हुई गुजरेगी। लेकिन यदि प्रकाश की किरण सी से होकर जा रही है इस तरह से, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये सीधी यहाँ पर जाएगी और जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में वापस लौट के आएगी। सी के अलावा यदि एफ से अगर कोई वस्तु गुजर रही है तो फिर ये इसको इस तरह से सीधा कर देगा। ये कुछ बातें हैं, नियम है, जिनके आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि कहाँ से किरणें मुड़ती है और कहाँ से सीधी रहती है। अब हम अवतल दर्पण से बनने वाले कुछ प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण जो है वो लगभग 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर होती है या केंद्र पर होती है तो कहाँ बनता है, और उसके बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे। तो अवतल दर्पण से देखिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, विभिन्न प्रकार की स्थिति पर वस्तु होती है, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनते हैं वो आपके सामने है। तो देखिए कॉमन प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण से सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बराबर प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति पर बराबर बनता है जब सी पर स्थित होती है वस्तु, बाकी वस्तु से छोटा और वास्तविक और उल्टा, इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत का मतलब है ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर f है, इससे दुगुनी दूरी पर c है या 2f है, और इससे भी अगर दूर वस्तु रखी गई है 2f के बिल्कुल पास होती है तो हम 2f से परे मानते हैं, लेकिन अगर 2f से दूर है तो हम ये कहेंगे कि वस्तु अनंत पर है। तो ये है वस्तु, ये अनंत पर है, तो इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर इकट्ठा होती है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, छोटा और वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक प्रकार का प्रतिबिंब ये होता है। इसके बाद में बच्चों दूसरी जो स्थिति आती है वो स्थिति है ये, जब वस्तु फोकस बिंदु F और प्रकाश केंद्र C से परे हो, अनंत से थोड़ी पास लेकिन प्रकाश केंद्र से थोड़ी दूर हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। देखिए ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर टकराएगी, तो ये दर्पण है हमारा अवतल, और अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, तो ये इसको
ये आने की दिशा है और ये अंदर की तरफ इसको अभिसारित करेगा, तो जिस बिंदु पर ये मिलेगी उसे F बिंदु कहते हैं। अब दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े उसी दिशा में सीधी जाती है, तो ये किरण और ये किरण जहां पर एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रतिबिंब की विशेषता देखिए, जब वस्तु कहां पर हो, C से परे, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, F और C के बीच में बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जैसा कि इसमें दिख रहा है, उल्टा है नीचे की तरफ, इसलिए उल्टा है, वास्तव में बन रहा है वास्तविक है, और वस्तु से क्या है, छोटा, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा है। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है C। जब हमारी वस्तु कहां पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, जैसे ये C है, ये F है, C है, यहाँ पर ये वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक C पर ही बनेगा और बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा। ये प्रतिबिंब बनने वाली स्थितियों को याद रखने के लिए हमें याद रखना पड़ सकता है। देखिए इसकी स्थिति ये रहती है, ये डस्टर जो है इसको मैं वस्तु मान रहा हूँ और मार्कर को प्रतिबिंब मान रहा हूँ, तो C पर वस्तु है तो C पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों बराबर है। यदि वस्तु इधर होगी तो प्रतिबिंब इधर होगा, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब F पर। ये स्थिति इनकी होती है, यहाँ पर होता है ये दोनों C पर। अब यदि वस्तु को मैं F और C के बीच में ले जाऊंगा तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी जैसे यहाँ पर है। तो ये याद रखने के लिए बहुत जरूरी है इस तरह से। तो ध्यान में रखना, जब वस्तु अपनी कहां पर है, ये है वस्तु, ये C पर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, C पर। ये प्रतिबिंब की स्थिति है। और कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, ठीक उसी जगह पर बन रहा है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर। तो इन बातों को हम देख के लिख सकते हैं कि जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब वस्तु के ठीक बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है अवतल दर्पण के अंतर्गत। अब चित्र बनाने के लिए ये प्रकाश की किरणें यहाँ जाएगी तो अवतल दर्पण को अभिसारित करेगा, इसी प्रकार इसको अभिसारित करेगा, तो ये तो F बिंदु हो गया, ठीक है। जहां पर ये आपस में क्रॉस करते हैं वहां पर F होता है, और C से निकलने वाली रेखा जो सीधी जाती है दोनों तरफ, वहां पर इसके प्रतिबिंब आपस में बन जाएंगे। अगली स्थिति आती है जब वस्तु C और F के बीच में हो। अब ये यहाँ पर C है, वक्रता के अंदर ये फोकस बिंदु F है, और यहाँ पर हमने ये वस्तु रखी है, ये है वस्तु, कहाँ है, C और F के एकदम बीच में। तो ये प्रकाश की किरणें इसके समांतर जाने वाली है, ये इनको अभिसारित करेगा, अंदर की तरफ भेज देगा, F से होती हुई ये नीचे गुजर जाएगी। C से जाने वाली रेखा जो है वो सीधी जाएगी, और जहां C से जाने वाली सीधी रेखा को पीछे बढ़ाएं और इधर इसको परावर्तन के बाद में पीछे बढ़ाएं, तो दोनों एक दूसरे को जहां पर काटती है वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब देखिए, जब वस्तु F और C के बीच में हो, C और F यानी प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में हो, तो प्रतिबिंब है वो C से परे बनेगा। कहां पर बन रहा है, C से परे, और उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। इस बार यहाँ पर बराबर है, आगे वस्तु सरकाएंगे तो इधर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, अगर प्रतिबिंब इस दिशा में होगा तो छोटा बनेगा। तो अभी ये देखिए बड़ा है, जब वस्तु कहाँ पर बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब जब वस्तु C और F के बीच में है तब। तो ये एक आपको याद रखना है। अगली जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, इन सब में एक बात कॉमन थी। कॉमन क्या थी, प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, उल्टा, कुछ स्थितियों में छोटा, कुछ एक में बराबर और एक में बड़ा भी बन रहा है, ये बातें थी। तो ये जो वास्तविक और उल्टे वाली बात है ये सब में कॉमन आ रही है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे कि सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सके, जबकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन एक स्थिति में क्या बनेगा, आभासी भी बनेगा और सीधा भी बनेगा, बाकी में उल्टा बन रहा है, लेकिन एक में सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर, जब हमारी वस्तु कहाँ पर हो, फोकस और ध्रुव P के बीच में,
यानी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हम रखेंगे तो उस स्थिति में प्रतिबिंब सामने नहीं बनकर और दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब, और यहाँ पर किस प्रकार का बन रहा है, ये सीधा बन रहा है और काफी आवर्तित बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के मुकाबले। तो एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर अवतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, बाकी में वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार से बच्चों ये अवतल दर्पण से बनने वाले कुछ प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण के बारे में आपको याद रखना है, ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब इसके बाद में इसके आते हैं उपयोग। अवतल दर्पण के जो उपयोग हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। सेविंग यानी चेहरा देखने के लिए, क्योंकि ये बड़ा करके दिखाता है इस हिसाब से। तो आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए इसका इस्तेमाल वो शेविंग दर्पण के रूप में, शेविंग दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक जो है दांतों को देखने के लिए इस मुंह में इसको ऐसे चम्मच की तरह डालते हैं तो इससे दांत की अंदरूनी बनावट वो दिखाई देती है। इसी प्रकार किसी गाड़ियों के और मशीनरी के पुर्जे वो देखने के लिए इसको नीचे प्लेटफॉर्म के रूप में लगा करके इसको देखने पर हमें वो नजर आते हैं। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण के कुछ उपयोग किए जाते हैं। तो ये बच्चों थे गोलीय दर्पण, इसमें ज्यादातर प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण से ही बनते हैं। उत्तल दर्पण से तो बहुत कम, यानी लगभग 2 के बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। तो इस प्रकार से आपने आज क्या पढ़ा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आप इन प्रतिबिंब को एक साथ बना करके फिर इनकी 3-3 विशेषताएं वो नोटबुक में लिख लीजिए और बार बार अभ्यास करने के बाद आप इसको आसानी से सीख जाएंगे। धन्यवाद।